कहीं यह सब शीशे की वजह से तो नहीं? नहीं, मैं यह सब कैसे सोच सकता हूँ? यह तो मेरा स्वभाव नहीं है। नीचे चलो, कमरे में देखते हैं। मैं निशा को लगभग घसीटते हुए कमरे में ले आया। बेडरूम में आते ही एक सुखद आश्चर्य हुआ। आन्या कपड़ों की अलमारी के पास सो रही थी। निशा ने उसे गोद में उठाकर सीने से चिपका लिया। इधर मैं इस सोच में पड़ गया कि अगर आन्या यहाँ है तो वह सब क्या था जो हम दोनों ने पार्क से अपने घर की छत पर देखा था। निशा के पार्क में जाने और हम दोनों के वहाँ वापस आने के बीच में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे होंगे। इसी बीच ऐसी कौन सी औरत थी जो आन्या को छत पर ले गई, वह भी बंद कमरे में। शोभित आन्या के मुंह से और कपड़ों से बदबू आ रही है। निशा की आवाज़ ने मेरी सोच को विराम दे दिया। यह तो मछली जैसी बदबू है। मैं आन्या के मुंह को सूंघते ही पहचान गया। ऐसा कैसे हो सकता है? शोभित, इस घर में जरूर कुछ है। तुम सिद्धार्थ को बुलाओ, हमें नहीं रहना यहाँ। हम जल्दी ही यह घर छोड़ देंगे। निशा घबराकर हाँफने लगी। निशा, तुम घबराओ मत, मैं अभी सिद्धार्थ से बात करता हूँ। मैंने जल्दी से पानी लाकर निशा को दिया और आन्या को बिस्तर पर लिटा दिया। घबरा तो मैं भी रहा था, मगर मैं इन सब बातों का कारण जाने बिना यह घर नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जानता था कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य है, मगर मैं भूत प्रेतों में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। खैर, मेरे फ़ोन करते ही सिद्धार्थ आ गया। तब तक आन्या भी जाग गई थी। उसका बुखार भी ठीक हो गया था, इसीलिए वह सिद्धार्थ के पास आते ही उसकी गोद में जाकर खेलने लगी। निशा अभी तक रो रही थी। मछली की बदबू के कारण वह आन्या को गोद में नहीं ले रही थी। ओह, यह तो टूना की बदबू है। सिद्धार्थ ने आन्या को गोद में लेते ही कहा, टूना? मैंने और निशा ने लगभग एक साथ बोला, हाँ टूना। यह एक विशेष प्रकार की मछली होती है जिसे खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता का विकास होता है और किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ बचपन में हम सभी भाई बहनों को हफ्ते में 2-3 दिन टूना मछली ज़रूर खिलाती थी। कहती थी, बीमार नहीं पड़ोगे और पढ़ने में भी मन लगेगा, दिमाग तेज होगा। अन्य मछलियों से इसका स्वाद और महक अलग होता है, इसलिए मैंने पहचान लिया। सिद्धार्थ की बातों से मुझे बेहद आश्चर्य हुआ, मगर निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक हो या रोग प्रतिरोधक, उसके लिए तो टूना केवल एक मछली ही थी। और शुद्ध शाकाहारी परिवार की निशा को मछलियों से सख्त नफरत है। सोचने वाली बात तो यह है कि वह औरत कौन थी जिसे मैंने और निशा ने छत पर देखा था। इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गई और आन्या को मछली किसने और क्यों खिलाई? मैं हैरत से बोला, यही सारे सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहे हैं। मेरी तरह सिद्धार्थ भी बेहद परेशान था। वैसे इतनी छोटी बच्ची को सीधे तौर पर मछली नहीं खिलाई जा सकती, उसका सूप बनाकर या फिर तेल निकाल कर ही खिलाया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। तो मैं अचंभित रह गया। चाहता तो मैं भी यही था, मगर मुझे लगा कि कहीं घर की बदनामी से सिद्धार्थ नाराज ना हो जाए। वैसे जब तुम लोग घर में आए तो आन्या कहाँ थी? सिद्धार्थ की आवाज़ पर मैं चौंका। वहीं जहाँ हमेशा रहती है, इस अलमारी के पास। इस बार निशा ने जवाब दिया। सिद्धार्थ निशा की बात सुनते ही अलमारी में रखे कपड़ों को उठा उठा कर सूंघने लगा। शोभित, टूना की बू यहाँ भी है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे धुले हुए कपड़े यहाँ रखे हैं। निशा परेशान हो उठी। सिद्धार्थ ने एक एक करके सारे कपड़े अलमारी से बाहर निकाल दिए और उस अलमारी का मुआयना करने लगा। यह दीवार से लगी हुई सीमेंट की बनी पुरानी अलमारी थी। मैंने इसमें बोर्ड लगवा दिया था ताकि अच्छा दिखे। यह नीचे वाला रैक छूने में अजीब सा है। मतलब, मैंने सिद्धार्थ की बातों को समझने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, ऊपर की तीनों रैक को छूने पर यह दीवार जैसा ही लग रहा है, मगर यह नीचे वाला किसी धातु जैसा। सिद्धार्थ ने जब उसे हाथ से थपथपाया तो उसकी आवाज़ से उसका शक स्पष्ट हो गया। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। मुझसे पहले सिद्धार्थ ने लपककर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक वर्दीधारी पुलिस ऑफिसर को देखकर मैं और निशा चौंक गए। मैंने ही इन्हें मैसेज किया, ये मेरे मित्र हैं, एन.के. रामामूर्ति। सिद्धार्थ ने रामामूर्ति को तमिल मिश्रित अंग्रेजी में सारी बातें समझाई। मिस्टर रामामूर्ति ने भी सब कुछ ध्यान से देखा। ऊपर छत पर भी गए, मगर वहाँ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चल पाता कि यहाँ एक विचित्र महिला थी जो चंद मिनटों में ही गायब हो गई। क्या यह शीशा काफ़ी दिनों से यहाँ है? राममूर्ति भी उस शीशे को देखकर चौंक गए।
हाँ, तकरीबन 30 सालों से है, सिद्धार्थ ने कहा। मिस्टर सिद्धार्थ, आप इसे हटा दीजिए क्योंकि यह काफ़ी पुराना है और हो सकता है कि किसी दिन टूटकर नीचे गिर जाए। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। मैं आज ही हटवाता हूँ इसे, सिद्धार्थ ने अंग्रेजी में ही जवाब देते हुए अपना मोबाइल निकाल लिया। और हाँ, जल्दी ही एक इंजीनियर बुलवा कर घर की सुरक्षा की अच्छी तरह जांच करवा लीजिए, विशेषकर अलमारी की। इतना कहकर मिस्टर राममूर्ति चले गए। उसके बाद हम सब नीचे आ गए। मैंने ऑफिस में फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी ले ली। निशा को ऐसी स्थिति में अकेला छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा। सिद्धार्थ भी बालकनी में खड़ा होकर मोबाइल पर बातें करने लगा और मैं निशा को सांत्वना देने लगा। घबराओ मत निशा, आज मैंने छुट्टी ले ली है। कुछ ही दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, मगर तब तक मैं इस घर में नहीं रह सकती। शोभित, मेरी बात पूरी होने से पहले ही निशा ने गुस्से से कहा, मैं आन्या को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकती। हमें आज ही यह घर छोड़ना होगा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हो सकता है यह सब? अगर आप लोग उचित समझें तो मैं एक सुझाव दूँ। निशा की तेज आवाज़ शायद सिद्धार्थ के कानों तक भी जा चुकी थी। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सिद्धार्थ की गलती बस इतनी ही थी कि वह इस मकान का मालिक था। अगले 3-4 दिनों में मैं इस घर की पूरी जांच करवा दूंगा। शीशा तो आज शाम को ही हट जाएगा। मैंने सारी तैयारी आरंभ कर दी है। ऐसे में निशा और आन्या की परेशानी को देखते हुए मैं तुम लोगों से यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि 3-4 दिन तुम मेरे यहाँ मेहमान बनकर रहो। सिद्धार्थ की इस गुजारिश को हमने बिना कोई सवाल किए मान लिया और थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लेकर हम तीनों सिद्धार्थ के साथ ही निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अपने कहे अनुसार शाम तक वह शीशा हटवा दिया और उसने हमारे आवभगत में भी कोई कमी नहीं की। सिद्धार्थ की पत्नी तो कुछ घंटों में आन्या से घुल मिल गई। अगले दिन मैं ऑफिस भी जाने लगा। सिद्धार्थ के बताए अनुसार तीसरे दिन इंजीनियर भी जा पहुंचा। सिद्धार्थ ने मुझे और पुलिस ऑफिसर इनकी मूर्ति को भी बुला लिया। इंजीनियर ने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा। उसके बाद वह कपड़ों की अलमारी का भी अच्छे से मुआयना करने लगा। वह नीचे वाले शेल्फ को एक औजार की मदद से खुरचने लगा। आपका कहना सही है सिद्धार्थ सर, यह शेल्फ मेटल की बनी है जो काफ़ी पुराना है। यह देखिए, इसे यहाँ से इस दीवार में फिट किया गया है। मेरे ख्याल से इस घर को बनाने के दौरान ही ऐसा किया गया होगा, लेकिन पिताजी ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। सिद्धार्थ ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर ने वह शेल्फ बाहर की तरफ निकाल लिया। उसके बाद वहाँ का दृश्य देखकर हम सबकी बोलती बंद हो गई। सामने का दृश्य किसी हॉरर मूवी के क्लाइमेक्स की तरह था। सामने एक तहखाना बना हुआ था जिसकी सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। अब जब इंजीनियर ने उसको पूरी तरह खींचकर बाहर निकाला, तब वहाँ से नीचे का फर्श हट गया और वहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई देने लगा। हम चारों डरते डरते सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे का दृश्य तो ऐसा था कि अगर किसी हिंदी फिल्म में यह दृश्य होता तो फिल्म के पोस्टर पर यह कैप्शन लिखा होता, कृपया कमज़ोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि यह तहखाना एक छोटा सा भूत बंगला लग रहा था। वैसे यह एक प्रयोगशाला है। मेरे घर में भी पिताजी ने लगभग ऐसा ही तहखाना बनवा रखा था, क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा। अंधेरी की वजह से कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था। मैंने मोबाइल की लाइट जलाई। पूरे कमरे में बहुत ही गंदी बदबू थी, जो शायद दवाइयों और मछलियों की मिलीजुली गंध थी। उस कमरे में इतना ज़्यादा सामान रखा था कि हम 4 लोग वहाँ मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे थे। कमरे की दीवार से लगे छोटे छोटे 3 खाने बने हुए थे, जिसमें छोटी छोटी सफ़ेद रंग की पारदर्शी शीशियाँ रखी हुई थी। वहीं नीचे एक गोलाकार टब था जिसके गदले पानी में ढेरों मछलियाँ थीं। आसपास भी मछलियों के ही अवशेष बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक आराम कुर्सी रखी हुई थी जिस पर काले साये जैसा कुछ दिख रहा था। आराम कुर्सी के सामने छोटी सी आयताकार मेज भी थी जिस पर कुछ पुरानी डायरी और कुछ फाइलें रखी हुई थी। मैंने जब मोबाइल की रोशनी उस आराम कुर्सी पर बैठे काले साये पर डाली तो मिस्टर राममूर्ति ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उसकी ओर तान दी, मगर उसने कोई हरकत नहीं की। हम चारों पूरी सतर्कता के साथ उसकी तरफ बढ़े। मैंने ध्यान से देखा। यह तकरीबन वैसी ही थी जिसे मैंने अपनी छत पर देखा था। काले लिबास और सिर पर काला स्कार्फ बांधे हुए।
चेहरे पर अजीब सी चमक थी जो लाइट पड़ने पर आंखों को चुभ रही थी। शायद कोई विशेष मेकअप हो। मैंने अनुमान लगाया। उसकी आंखें बंद थी और शरीर में कोई कंपन नहीं थी। मिस्टर राममूर्ति अपना हाथ उसकी नाक के पास ले गए, मगर सांसों की आवाजाही का कोई लक्षण नहीं दिखा। तब उन्होंने उसकी कलाई पकड़ी, शायद नब्ज देखने के लिए। तभी अचानक वे चीख उठे, मानो करंट लग गया हो। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड मिस्टर राममूर्ति? इंजीनियर ने चौंक कर पूछने के साथ ही उस महिला के सिर पर हाथ रखा। इट इज़ नॉट ए ह्यूमन। मेरा मतलब है कि यह कोई इंसानी शरीर नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरी तरह सिद्धार्थ के माथे पर भी पसीना आ गया। इडू पुम्पई इल्ले, मेरा मतलब है यह एक खिलौना है। आप लोग इसे रोबोट भी कह सकते हैं। रोबोट? मिस्टर राममूर्ति की बात सुनकर मैं और सिद्धार्थ एक साथ बोल उठे। बोलने के साथ ही सिद्धार्थ भी उसे छूने के लिए लपका, मगर मिस्टर राममूर्ति ने मना करते हुए कहा, आप सब लोग इन चीज़ों को हाथ ना ही लगाएं तो बेहतर होगा। उसके बाद आनन फानन में राममूर्ति ने 2-4 फोन किए और अगले 15 मिनट में 4 पुलिस वाले एक एम्बुलेंस लेकर पहुंच गए। रोबोट होते हुए भी उस महिला को एम्बुलेंस में रखकर ले जाया गया ताकि शहर में किसी प्रकार का हंगामा ना हो। हम इसे एक रोबोटिक रिसर्च सेंटर में भिजवा रहे हैं क्योंकि हम पुलिस वाले सिर्फ इंसानी शरीर के बारे में ही पड़ताल कर सकते हैं। मिस्टर राममूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, और उस कमरे के सारे सामान को उन्होंने बड़े ही एहतियात से पैक भी करवा दिया। साथ ही उस मकान को भी सील कर दिया। पता नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था उस कनाडी वीडियो के लिए। सिद्धार्थ तो जैसे संज्ञा शून्य हो गया था। यह सारा घटनाक्रम उसकी समझ से बाहर था। मैंने उसे ढांढस बंधाया। निशा तो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी बातें सुन रही थी। उसके लिए मेरी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। शोभित, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे घर की अलमारी के नीचे एक तहखाना है और उसमें एक रोबोट रहती थी जो बेटी का ख्याल रखती थी। उसके बीमार पड़ने पर उसे मछलियों से बनी दवाइयाँ खिलाती थी ताकि वह स्वस्थ हो सके। हाँ निशा, अब तक तो मैंने जो भी देखा उसका मतलब तो यही था। क्या तुम भी नहीं देख रही थी कि यहाँ आने के बाद आन्या का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हो गया था? उसके मुंह से मछली की गंध आने के बाद से उसका बुखार भी पूरी तरह चला गया था, बिना किसी दवाई के। निशा ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत गया था। अब मुझे सिद्धार्थ के गेस्ट हाउस में रहते अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने कह रखा था कि जब तक इस कनाडी वीडियो का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहें। उसके बाद वह खुद हमारे रहने का इंतजाम करवा देगा। शायद सिद्धार्थ को भी मेरे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने भी उसकी बात मान ली। मिस्टर राममूर्ति के कारण यह बात मीडिया वालों तक नहीं पहुंच सकी। यह हम सब के लिए अच्छी बात थी। उस घटना के ठीक 10 दिन बाद मिस्टर राममूर्ति ने मुझे और सिद्धार्थ को पुलिस स्टेशन में बुलवाया। अगले दिन सुबह मैं और सिद्धार्थ पुलिस स्टेशन गए। हम दोनों ही उस कनाडी पोम्पई के बारे में जानने को बेहद उत्सुक थे। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर विश्वास करना मुश्किल तो होगा, मगर नामुमकिन नहीं। मिस्टर राममूर्ति ने बिना किसी भूमिका के मुख्य बात कहानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले तो यह बताइए कि डॉक्टर रामनाथ स्वामी और डॉक्टर शिवशंकर सिंह कौन हैं? शिवशंकर मेरे स्वर्गीय पिताजी थे और मिस्टर रामनाथ स्वामी उनके मित्र, जो 30 साल पहले कनाडी वीडू में रहते थे। सिद्धार्थ ने झट से जवाब दे दिया, और ये दोनों ही नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ चेन्नई में शोधकर्ता थे। आगे की बात मिस्टर राममूर्ति ने की। जी हाँ, मगर बाद में रामनाथ अंकल की तबीयत खराब रहने लगी और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उस कनाडी वीडू में रहने लगे, ऐसा मेरे पिताजी ने बताया था। सिद्धार्थ ने जल्दी से मिस्टर राममूर्ति के सवालों के जवाब दे दिए ताकि वह आगे की घटना बता सकें। आपके पिता ने आपको अधूरी बात बताई थी। वह घर आपके पिताजी ने नहीं बल्कि रामनाथ स्वामी ने बनवाया था। उनकी मृत्यु के बाद आपके पिता ने उस घर को अपने नाम करवा लिया, क्योंकि रामनाथ स्वामी आपके पिता शिवशंकर जी के कर्जदार थे। उन्होंने आपके पिताजी से काफ़ी रुपये ले रखे थे। मैं तो बस राममूर्ति और सिद्धार्थ की बातों को सुन ही सकता था। मेरे बोलने लायक तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह तो अच्छा था कि दोनों अंग्रेजी में बातें कर रहे थे, तो कम से कम मेरी समझ में तो आ रहा था, वरना मेरी हालत तो चेन्नई एक्सप्रेस के शाहरुख खान जैसी हो जाती। मगर पिताजी ने मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया,
और तहखाने के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि मिस्टर सिद्धार्थ आपके पिताजी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मिस्टर राममूर्ति ने सिद्धार्थ की फुसफुसाती आवाज़ को भी सुन लिया था। डॉक्टर स्वामी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो मरने से पहले घर में स्थित तहखाना तथा अपने आविष्कार की सारी जानकारी एवं जिम्मेदारी डॉक्टर शिव शंकर सिंह को देना चाहते थे, मगर जब आपके पिताजी मास्को गए हुए थे तभी डॉक्टर स्वामी की मृत्यु हो गई और वह तहखाना तथा रोबोट एक रहस्य बनकर ही रह गया। वहाँ से हमें जो डायरी मिली उसमें रामनाथ स्वामी ने एक एक दिन की एक एक बात लिखी है। डॉक्टर स्वामी को एक लाइलाज बीमारी थी जिसके कारण वे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। आपके पिता डॉक्टर सिंह को दवाइयों के लिए हमेशा रुपये देते थे, मगर डॉक्टर स्वामी ने सारे रुपए अपने इलाज में ना खर्च करके प्रयोगशाला और रोबोट बनाने में खर्च किए। डॉक्टर स्वामी अविवाहित थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। नौकरों से उन्हें सख्त नफरत थी और एलोपैथिक दवाइयों पर भरोसा नहीं था। एक वैज्ञानिक होते हुए भी वह पारंपरिक चिकित्सा में ज़्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उन्होंने यह कनाडी पिन यानी शीशे की औरत या रोबोट बनाया, जिसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह है कि वह किसी भी बीमारी का पारंपरिक तरीके से इलाज कर सकती है। साधारण भाषा में हम कहें तो वह एक आयुर्वेदाचार्य है और बाल चिकित्सा में तो उसे महारत हासिल है। वह समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों से स्वयं दवा बना सकती है। वह बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक किसी भी प्रकार के रोगों को पहचान कर उसका इलाज कर सकती है। मगर वह घर तो काफ़ी वर्षों तक बंद रहा। ऐसे में उस कनाडी पिन को निर्देशित एवं नियंत्रित कौन करता था? और जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई भी मशीन बिना किसी ऊर्जा स्रोत के संचालित नहीं हो सकता। मुझे भी अपनी उत्सुकता व्यक्त करने का मौका मिल ही गया। आपका सवाल बिल्कुल सही है मिस्टर शोभित। अपने पीछे से आती आवाज़ सुनकर मैं और सिद्धार्थ दोनों ही एक साथ पीछे मुड़कर देखने लगे। आइए मिस्टर राव, ये हैं रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर के प्रमुख मिस्टर अयप्पा राव। मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है ताकि ये आपके सारे सवालों का संतुष्टिपूर्व उत्तर दे सकें। मिस्टर राममूर्ति ने मिस्टर राव को बैठने का इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ वह डॉक्टर रामनाथ स्वामी के उस तहखाने में मिली फाइल तथा डायरी से ही प्राप्त हुआ है। उस रोबोट पर हमने कोई भी परीक्षण नहीं किया है, क्योंकि हम ऐसे में उसके टूटने या खराब होने का डर है, जो हम कतई नहीं चाहते। चूँकि आन्या के अलावा हमें से किसी ने भी उस रोबोट की गतिविधियों को नहीं देखा है, अतः हम पूरी तरह से यह नहीं कह सकते कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह 100% सच है। फिर भी हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि इस रोबोट तथा रामनाथ स्वामी से जुड़ी अधिक से अधिक तथ्यों का पता लगा सकें। आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि उसकी ऊर्जा का स्रोत था वह बड़ा सा शीशा जो घर के छत के ऊपर लगा हुआ था। वह कोई साधारण शीशा नहीं था, वह सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता था। उसी से हट जाने के कारण ही वह रोबोट निष्क्रिय हो गया और आप सब उसे पकड़ पाए। डॉक्टर स्वामी के शोध के मुताबिक वह रोबोट एक विशेष प्रकार के धातु विट्रॉल, लेड और तथा चुंबकीय तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। विट्रॉल बेहद लचीला होता और लेड यानी शीशा गर्म होने पर पिघल जाता है। चुंबकीय तत्व उसे पुनः अपना स्वरूप प्राप्त करने में मदद करता है। ऊपर जो शीशा लगा हुआ था उसमें भी यही तीनों चीज़ें थी। इस वजह से पूरे घर में एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता था, जिसके कारण वह रोबोट स्वयं के क्रियाकलापों को नियंत्रित कर सकता था। उदाहरण स्वरूप हमारी पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक है और इसी के कारण हमारा स्वयं के शरीर पर नियंत्रण रहता है, जबकि अंतरिक्ष में या चांद पर जहाँ चुंबकीय शक्ति नहीं है, हमारा शरीर अपने पर नियंत्रण नहीं कर रहता। छत पर रखे हुए उस बड़े से शीशे के माध्यम से जो सोलर ऊर्जा संग्रहित होती थी उसी से यह रोबोट संचालित होती थी और उसका शरीर इतना ज़्यादा लचीला था कि वह छोटी से छोटी जगह से भी निकल सकती थी, शायद बंद दरवाजे के नीचे से भी। विज्ञान जगत के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज मिस्टर रामनाथ स्वामी जीवित होते तो विज्ञान की दुनिया में कई और चमत्कार कर चुके होते, जैसे उनकी रिसर्च फाइल के आधार पर भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। एक और सवाल मिस्टर राव, अब हमारे साइंटिस्ट ने जितने भी रोबोट बनाए हैं उसमें से फीलिंग्स
वह इमोशंस नहीं डाल सकते। ऐसे में उस रोबोट के अंदर ऐसा कौन सा इमोशन डाला गया था जिसके कारण उसका लगाव मेरी बेटी आन्या की तरफ हो गया था और वह उसकी एक माँ की तरह देखभाल कर रही थी। गुड क्वेश्चन मिस्टर शोभित। यह सवाल हम आपके दिमाग में भी सबसे पहले आया था। इसका सटीक उत्तर तो डॉक्टर स्वामी ही दे सकते थे, मगर उनकी डायरी के आधार पर हमने कुछ कयास लगाए हैं। मिस्टर राव ने थोड़ा रहस्यमयी अंदाज में कहा। तो मैंने और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। हम कुछ पूछते इससे पहले ही मिस्टर राव ने अपने से कहना प्रारंभ किया। डॉक्टर स्वामी की डायरी में लिखे गए आत्मकथा से पता चला कि उनकी एक छोटी बहन थी जिसे वे बेहद प्यार करते थे, मगर कुपोषण के कारण असमय ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल का एलोपैथिक डॉक्टर कर रहा था। उन्हें अपनी बहन की मौत का गहरा सदमा लगा था और तभी से वे आयुर्वेद तथा पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें पढ़ने लगे थे। उनकी फाइलों में उनके परिवार की एक बहुत पुरानी फोटो भी हमें मिली, जिनमें उनकी छोटी बहन भी है। मिस्टर राव ने हमारी तरफ एक फ़ोटो बढ़ाते हुए कहा, यदि आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो मिस्टर स्वामी की छोटी बहन का चेहरा बहुत कुछ काफ़ी आपकी बेटी आन्या से मिलता है। इस बार मिस्टर राममूर्ति ने कहा, फोटो देखकर तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन अगर आन्या को भी दक्षिण भारतीय पोशाक पहना दी जाए तो संभवतः वह डॉक्टर स्वामी की बहन की तरह ही दिखेगी। मगर रोबोट के अंदर आने वाली भावनाओं का डॉक्टर स्वामी और उनकी बहन से भला क्या संबंध हो सकता है? मेरे दिमाग में प्रश्नों की जैसे कतार लगी हुई थी। डॉक्टर स्वामी अपनी इस रोबोट को जी जान से चाहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसे बनाने में लगा दिया। वे दुनिया के सब सामने इसे लाना चाहते थे, मगर इससे पहले ही चल बसे। हो सकता है कि उस घर से उनकी डेड बॉडी निकाली गई हो, मगर उनकी आत्मा उसी रोबोट में बस गई हो। शायद अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण एक वैज्ञानिक होकर आप आत्मा की बातें कैसे कर सकते हैं? सिद्धार्थ को बेहद आश्चर्य हुआ। मिस्टर सिद्धार्थ, यह सच है कि हम वैज्ञानिक हैं और भूत प्रेत आत्मा इत्यादि में विश्वास करना हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु इस संसार में कुछ पारलौकिक शक्तियाँ भी हैं। कभी कभी इनका अस्तित्व हमारे सामने इस प्रकार आता है कि हमारा विज्ञान भी उन्हें नाकार नहीं पाता। यद्यपि मैं पूरी तरह से अपनी बातों की पुष्टि नहीं कर सकता, फिर भी उनकी डायरी के आधार पर ही यह कह रहा हूँ कि उन्हें अपने इस आविष्कार से इतना प्रेम था कि वह इसमें इस आविष्कार के रूप में सदैव जीवित रहना चाहते थे। उन्हें एक लाइलाज बीमारी थी, मगर वे मरना नहीं चाहते थे। उनके अंदर जीवित रहने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और आप जानते हैं कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कभी कभी आत्मा की अतृप्ति पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। जिस प्रकार हम ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह नकार नहीं सकते, उसी प्रकार हम पारलौकिक शक्तियों को भी सिरे से नकार नहीं सकते। डॉक्टर स्वामी की डायरी में उस रोबोट से जुड़े सारे तथ्य हैं, परंतु कभी कहीं पर भी रोबोट में होने वाली फीलिंग्स व इमोशंस का जिक्र तक नहीं है। डॉक्टर स्वामी एक महान वैज्ञानिक थे, परंतु एक अत्यंत भावुक व्यक्ति भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात बताओ जो उनकी डायरी में बार बार लिखी हुई है, वह यह है कि वे अपने आविष्कार रोबोट के रूप में जीवित रहना चाहते थे और छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाना चाहते थे। तो क्या आन्या के रूप में उनकी बहन का ही पुनर्जन्म है, या डॉक्टर स्वामी की आत्मा उस रोबोट में है? अतृप्त आत्मा, पारलौकिक शक्तियाँ तथा पुनर्जन्म के बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा था। विश्व स्तर पर ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो इनके अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। कुछ भी हो सकता है मिस्टर शोभित, मैंने कहा। ना, यद्यपि हमारे पास इन सब का कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी डॉक्टर स्वामी की बहन और आन्या की शक्ल सूरत में अत्यधिक समानता के बारे में भी तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मिस्टर राव की बातें सुनकर मैं निरुक्त हो गया। मैं एक बात और पूछना चाहता था सर। सवाल बहुत सारे हो गए थे, इसलिए सिद्धार्थ ने कुछ हकलाते हुए कहा, श्योर मिस्टर सिद्धार्थ, जो भी सवाल है जरूर पूछिए। उसी के आधार पर हमें इस केस का और भी परीक्षण करने की सहायता मिलेगी। सर, आपके कहे अनुसार विट्रॉल, लेड और चुंबकीय तत्वों के मिश्रण के कारण वह रोबोट छोटी से छोटी जगह से भी कहीं आ जा सकता है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वह आन्या को उस तहखाने में कैसे ले जा सकती थी। माना कि वह स्वयं उस तहखाने के अंदर कपड़ों की अलमारी के माध्यम से चली जाती होगी, परंतु आन्या को वह कैसे ले जाती?
मिस्टर राव के प्रोत्साहित करने पर सिद्धार्थ ने पूछ डाला। मिस्टर सिद्धार्थ, यह सवाल हमारी टीम ने भी उठाया था और इसीलिए हमने उस तहखाने का पूरा परीक्षण किया। वहाँ हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे आन्या के उस तहखाने में जाने की पुष्टि होती हो। मिस्टर शोभित के अनुसार भी तो आन्या उसी समय गायब होती थी जब आपका ध्यान आन्या की तरफ नहीं होता था, या आन्या अकेली होती थी। मेरा विचार है कि वह रोबोट आन्या को आप लोगों की अनुपस्थिति में ही दवाइयाँ खिलाती थी, या हो सकता है कि घर के किसी और कमरे में उठा लेकर जाती हो, क्योंकि उस रोबोट को अपना स्वरूप बदलने में कुछ मिनट ही लगते थे। ऐसा डॉक्टर स्वामी ने स्वयं लिखा है। उसे आन्या को दवाइयाँ खिलाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता होता। आन्या का हमेशा कपड़ों की अलमारी के पास मिलना तथा कपड़ों का बिखरा हुआ होना इस बात का सबूत है कि रोबोट कपड़ों की अलमारी के रास्ते ही अंदर आती जाती थी, परंतु वह आन्या को अंदर कभी नहीं ले जाती। वैसे भी उस तहखाने में बंद हो जाने के बाद ऑक्सीजन जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में वह रोबोट आन्या को अंदर ले जाने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे पता है कि ह्यूमन बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक है। आप सबकी तरह हमारे दिमाग में भी ढेरों सवाल हैं। हमने और भी कुछ विशेषज्ञों को बुलाया है इन सारी बातों की जानकारी हासिल करने में। अभी थोड़ा समय लगेगा। वैसे तो यह केस पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, मगर अभी आप लोग उस घर में नहीं जा सकते। रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने फैसला किया है कि वह कुछ दिन उस प्रयोगशाला में जाकर अध्ययन करेंगे, जिससे कुछ सतर्क जानकारियां हासिल हो सके। आशा है कि आप लोग सहयोग करेंगे। मिस्टर राममूर्ति ने हम दोनों के मनोभावों को भांपते हुए कहा। अब जब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था, तब मैंने घर का आकर निशा को ये सारी बातें बताई तो उनकी आंखों में हैरत के बजाय आंसू आ गए। प्राकृतिक ने जिस प्रकार औरत को लचीला और कोमल बनाया है, वैज्ञानिक ने भी उसे वैसा ही बना दिया। मैं कहती थी ना, हमारी सोच से परे भी कुछ है जो कभी कभी हम समझ नहीं पाते। मैं सुनामी आने के 3 दिन पहले से ही सपने में बार बार एक ही चीज़ देखती थी कि भैया गहरे पानी में डूब रहे हैं। मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर बचा नहीं पा रही। मैंने अपने इस सपने का जिक्र करते हुए भैया को एक पत्र भी लिखा था, मगर आज तक उसका जवाब नहीं आया। इतना कहकर निशा फपक कर रोने लगी। आत्मा, पुनर्जन्म, पारलौकिक शक्तियाँ एवं भविष्य के स्वप्न भी संभवतः प्राकृतिक का ही एक रूप है, जिन्हें ना समझ पाने के कारण हमें ये रहस्यमयी लगते हैं। निशा के आंसू देखकर मेरी और सिद्धार्थ की भी आंखें भर आई। निशा और शोभित, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम दोनों मेरे इसी घर में रहो जब तक चेन्नई में हो। मेरे घर के ऊपर का कमरा पूरी तरह खाली है, मैं आज ही सफाई करवा देता हूँ। तुम जिस तरह से कनाडी विडू में किराए पर रहते थे, उसी तरह यहाँ भी किराए पर ही रहना। तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा और मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब तक तो मैं एकांत प्रिय ही था, मगर अब लगता है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त की बेहद ज़रूरत है। सिद्धार्थ ने भावुक होकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तो मैंने भी उसे गले लगाकर अपनी सहमति दे दी। निशा ने भी मेरे फैसले का मुस्कुराकर स्वागत किया। धन्यवाद दोस्तों।